जय हिंद। मिशन नॉलेज में आप लोगों का स्वागत है। आज से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे आईपीसी के बारे में। आईपीसी 1860 इंडियन पेनल कोड। इसको शुरुआत करने से पहले हमारा जो हिस्ट्री और पॉलिटी का जो क्लास चल रहा है वो चलता रहेगा। जो भी वीडियो हमारा नहीं देखे उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। आईपीसी इंडियन पेनल कोड, आप फिर इसको भारतीय दंड संहिता 1860 या भारतीय दंड विधान 1860 कहा जाता है। इसको शॉर्ट में हम लोग भादवी लिख देते हैं, भादवी। तो आइए इसके बारे में कुछ बैकग्राउंड जान लें। पहले क्या होता था वो अभी भी गाँव में देखने को मिलता है। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध कर दिया जाता है तो इसके विरुद्ध गांव में अभी भी देखिएगा कि पंचायती बैठा करके उसके विरुद्ध सजा तो जुर्माना सुना दिया जाता है। उसके बाद जैसे जैसे राजाओं का शासन आता गया तो राजाओं क्या होता था, राजाओं के क्षेत्राधिकार के अंदर अगर किसी ने व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया है तो राज दरबार का आयोजन किया जाता था। उस दरबार में उस व्यक्ति के विरुद्ध सजा का सुनाया जाता था राजा के द्वारा। उसके बाद 1600 में जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन भारत में होता है व्यापार के नाम पर, और उसका शासन धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ता जाता है, उसका अधिकार जैसे जैसे बढ़ता जाता है, तो उसके विरुद्ध किसी व्यक्ति के द्वारा अगर किसी ने कोई अपराध कर दिया है तो उसके विरुद्ध जो सजा सुनाया जाता था उसको लेकर जो उस समय के गवर्नर या तो गवर्नर जनरल या तो वायसराय रहे, उन लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं कि ऐसा कानून की व्यवस्था किया जाए जिसके आधार पर उस व्यक्ति को सजा सुनाया जाए। तो वारेन हेस्टिंग्स को भारत के सुव्यवस्थित दंड व्यवस्था का जनक कहा जाता है। वारेन हेस्टिंग्स साहब को इन्होंने 1772 में इनके शासनकाल में भारत के प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा एक दीवानी कोर्ट की स्थापना की गई। इनके शासनकाल में 1772 में भारत के प्रत्येक जिले में एक फौजदारी मीन्स ऐसा अपराध जो जिसमें सजा का प्रावधान किया जाता है, जिसमें दंड दिया जाता है, जैसे कि हत्या, लूट, डकैती, मारपीट हो गया, ये सब फौजदारी के मामले में आता है। दीवानी मतलब जो सब सिविल या तो जमीन संबंधित होता है मामला, वो दीवानी कोर्ट में देखा जाता है। ठीक है। 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट, इसके तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को अपने जो उसको सजा जिला लेवल में दिया जाता था वहां से कोई संतुष्ट नहीं था तो जो कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट का व्यवस्था किया गया तो स्थापना किया गया, उसमें जाके वो अपील दायर कर सकता था। सुप्रीम कोर्ट में जाके दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों को देखा जाता था। और यहाँ से भी अगर कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं हुआ कि यहाँ इसके विरुद्ध जो सजा सुनाया गया है तो उसके पास ये पावर था कि उस समय इंग्लैंड में जाकर वहाँ के जो न्यायालय है उसमें जाके अपील दायर कर सकता था। जैसे कि मान लीजिए कि अभी क्या होता है, किसी ने किसी जिले में कोई मर्डर कर दिया, सपोज दैट, उसके विरुद्ध एफआईआर होने के बाद जिला कोर्ट जो होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सजा सुनाया गया, उस सजा से वो संतुष्ट नहीं हुआ। ठीक है। वो कहेगा कि हमने निर्दोष है, हमने उसने ये अपराध नहीं किया है, तो जाके हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट में जाके अपील दायर कर सकता है। वहाँ भी अगर सजा को बरकरार रखा जाता है तो उसके पास ये राइट्स है कि जाके
सुप्रीम कोर्ट में अपना अपील दायर कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने अगर सजा को बरकरार रख दिया तो भी उसके पास अपील दायर करने का कहीं भी कुछ नहीं है। जैसे कि हम लोग अनुच्छेद 129 में पढ़ते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक अभिलेख न्यायालय है। कहने का मतलब ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी को फैसला सुना दिया तो वो एक कानून माना जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट कह दे कि दिन में क्या भी रात है तो वो रात माना जाएगा, वो एक कानून बन जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का पावर है। ठीक है, 1774 में 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी न्याय व्यवस्था को बढ़ाने के लिए। ठीक है, यह न्यायालय की स्थापना होने के बाद 1833 का जो चार्टर एक्ट था, चार्टर अधिनियम, इसके तहत 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक लॉ कमीशन का गठन किया गया था। लॉ कमीशन जो 4 सदस्यीय था, 4 सदस्यीय। इन्होंने पूरे भारत को पढ़कर इसने एक ड्राफ्ट तैयार किया कि किस प्रकार का एक कानून होना चाहिए, प्रत्येक सजा का परिभाषा क्या होना चाहिए और उसको सजा के अनुरूप क्या उसका दंड का प्रावधान होना चाहिए। इन्होंने इस लॉ कमीशन ने ड्राफ्ट तैयार करके इस ड्राफ्ट के आधार पर आईपीसी का गठन किया गया, आईपीसी का निर्माण किया गया, जिसको 6 अक्टूबर 1860 को मंजूरी मिली। ठीक है, और 1 जनवरी 1862 को 1862 को लागू किया गया। ठीक है, उसमें जो ब्रिटिश प्रांत थे देसी रियासत को छोड़ के, उस ब्रिटिश प्रांतों में 1 जनवरी 1862 में ये आईपीसी को लागू किया गया तो उसमें जो इसका आईपीसी है, आईपीसी में कुल जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर 23 है, सेक्शन है, कुल सेक्शन 511। ठीक है, इन्हीं एक से लेकर 23 जो चैप्टर्स है उसी में से 511 को सेक्शन धारा कहिए, दफा कहिए को बांटा गया। जिससे जब हम लोग आर्टिकल पढ़ रहे थे और संविधान पढ़ रहे थे तो संविधान में जो 1 से लेकर 22 तक जो भाग है उसी में सारे अनुच्छेदों को रखा गया। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर 23 चैप्टर में से जो दफा है 1 से लेकर 511 तक इन भागों में रखा गया, चैप्टर में रखा गया। ठीक है, तो ये आइए आज हम लोग जानते हैं आईपीसी का अध्याय 1। जो चैप्टर 1 है आईपीसी का, उसमें 1 से लेकर 5 सेक्शन है। ठीक है, चैप्टर 1। ठीक है, इसमें कुल जो सेक्शन है, सेक्शन 1 से लेकर 5 तक है। इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन, चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन दिया गया है। ठीक है, इंट्रोडक्शन है। ये जो दफा 1 है, सेक्शन 1 है, इसमें कहा गया है कि नाम क्या होगा, नाम क्षेत्राधिकार, क्षेत्राधिकार। ठीक है, तो इसमें प्रावधान है, कहा गया है कि जो नाम होगा वो इंडियन पिनल कोड 1860 कहा के नाम से कहा जाएगा। आप फिर इसको भारतीय दंड विधान कहिए या तो भारतीय दंड संहिता कहिए के नाम से जाना जाएगा। और ये जो है उस समय जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू था, लेकिन
31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर में लागू हो गया। जम्मू कश्मीर लागू होते ही पूरे भारत में आईपीसी लागू है। ठीक है। सेक्शन 2 कहता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा भारत के भीतर किए गए अपराध, भारत के भीतर किए गए अपराध, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति भारत के भीतर कोई भी जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश के भीतर कहीं भी कोई किसी व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो इसमें कहा गया है कि उसको आईपीसी के तहत उसको सजा सुनाया जाएगा। ठीक है। सेक्शन 3 में कहा गया है भारत से बाहर, भारत से बाहर ये कहा गया है कि मान लिया जाए किसी व्यक्ति के द्वारा भारत से बाहर जाके कोई सजा करने, कोई अपराध करता है और वो भारत का नागरिक है तो ऐसा माना जाएगा कि उसने जो अपराध है वो भारत में किया है और उस पर उसी प्रकार अभियोजन चलाया जाएगा जैसे वो भारत में अगर किया होता तो। ठीक है। ये सेक्शन 3 है। इसमें 4 में कहा गया है कि आईपीसी जो है भारत के बाहर और कहां कहां लागू हो सकता है। तो इसमें प्रावधान है कि भारत का कोई भी नागरिक भारत से बाहर रह रहा है, ठीक है, और वहां पर वो अपराध करता है, या भारत के जो भी जो राष्ट्रीयकृत है तो जिसका रजिस्ट्रेशन किया गया हो, चाहे वो पोत हो चाहे नाव हो, और वो कहीं भी है और किसी भी व्यक्ति के द्वारा उस नाव पर कोई अपराध करता है तो उसके विरुद्ध आईपीसी के तहत अभियोजन चलाया जाएगा। ठीक है। ये सेक्शन 4 हो गया आईपीसी का। 5 में कहा गया है कि आईपीसी कहां कहां लागू नहीं होगा तो किन पर उसके विरुद्ध अभियोजन नहीं चलाया जा सकता है। तो इसमें प्रावधान किया गया है कि जो भारत के सैनिक हो गए, नौ सैनिक हो गए, वायु सैनिक हो गए, इन लोगों पर इनका अपना एक अलग कानून चलता है, मार्शल लॉ सब होता है, इस पर आईपीसी का उतना प्रभाव नहीं देखने को मिलता है। ठीक है। तो आज हम लोग देखें आईपीसी का चैप्टर 1। हम नेक्स्ट वीडियो में, और ये हमारा सीरीज कंटिन्यू चालू रहेगा जब तक खत्म ना हो जाए आईपीसी। हम लोग कुछ कुछ आगे मुख्य धाराओं को पढ़ेंगे, सारे अपराधों को, कौन कौन सा अपराध का डिस्क्रिप्शन इसमें किया गया है, परिभाषित किया गया है, उसके बारे में जानेंगे क्या क्या अपराध होता है। तो अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 से पढ़ेंगे। ठीक है। तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद।